मित्रों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग उत्तरी अमेरिका में नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग चर्चा करेंगे झीलों के बारे में और झीलों के किनारे स्थित शहरों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक महत्वपूर्ण झील और उसके तट पर बसे हुए शहर और पोर्ट जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में आप जानते हैं इधर पैसिफिक ओशन है, इधर ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो यहाँ क्या है, अटलांटिक ओशन है, दुनिया का सबसे बिजी व्यस्ततम महासागर। और नॉर्थ में देखेंगे तो पूरा आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं, इधर देखते हैं कि कौन कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे झील है एक, इसका नाम है ग्रेट बियर झील। क्या नाम है? ग्रेट बियर। ग्रेट बियर झील की विशेषता क्या है? यहीं से हो करके गुजरता है आर्कटिक वृत्त। क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त यहां से होकर गुजरता है कुछ इस तरीके से। इसको कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। और इसी को और क्या बोला जाता है? तो इसी को हम बोलेंगे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आर्कटिक वृत्त। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है, या ये भी पूछ सकता है कहाँ से होकर नहीं गुजरता है। हम यहाँ पर ये बना रहे हैं आर्कटिक रेखा के बारे में, ध्यान पूर्वक समझना रहेगा क्योंकि यही वो टॉपिक होती है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा इधर तो गुजरती है अलास्का से। क्या है ये? अलास्का। अलास्का किसके टेरिटरी में आता है? तो अलास्का यूएस की टेरिटरी में आता है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक ग्रेट बियर से गुजरता है। कहाँ से गुजर रहा है? ग्रेट बियर। और ये क्या है? ये हडसन की खाड़ी है पूरा। क्या है ये? हडसन की खाड़ी है। ठीक, और हडसन की खाड़ी के बाद आगे चलेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या मिलेंगे यहाँ पर ये मिलेगा ग्रीनलैंड। क्या है ये? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ तक ये सब के सब कहाँ स्थित हैं? आर्कटिक रेखा पर स्थित है। आर्कटिक रेखा में और भी चीजें स्थित हैं, फिलहाल हम यहाँ लिख करके बता देते हैं कि आर्कटिक वृत्त, क्या आर्कटिक वृत्त गुजरता है। जब आपसे पूछा जाए कहाँ से तो आप बताएंगे कि आर्कटिक वृत्त गुजरता है अलास्का से। कहाँ से? अलास्का, जो कि यूएस का पार्ट है। अलास्का के बाद कहाँ से गुजरता है ये गुजरता है ग्रेट बियर से। ग्रेट बियर के साथ साथ कहाँ से गुजरता है? तो हडसन की खाड़ी से। ठीक, और हडसन की खाड़ी के बाद आप देखेंगे उधर क्या है? ग्रीनलैंड। इनका संबंध जितना मैं लिखा हूं ये सब कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। लेकिन आर्कटिक वृत्त यूरोप से भी गुजरता है। यूरोप में कहाँ से गुजरता है? जैसे आइसलैंड। कहाँ से गुजरता है? आइसलैंड। और कहाँ से गुजरता है? नॉर्वे से गुजरता है। और कहाँ? स्वीडन। ठीक है, इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध यूरोप से है। ठीक है, और स्वीडन के बाद ये गुजरता है जैसे फिनलैंड, और फिनलैंड के साथ साथ यह रूस से भी गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? रूस से गुजरता है। अब रूस तो यूरोप और एशिया दोनों में है, तो आप जिसमें भी मानना चाहें। तो आर्कटिक वृत्त इन इतने जगहों से गुजरता है। लेकिन देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन है? तो अलास्का है, और कौन है? ग्रेट बियर है, और कौन है? हडसन की खाड़ी, और कौन है? ग्रीनलैंड। बाकी ये जो पार्ट हैं ये सब कहाँ हैं? आइसलैंड, और आइसलैंड के साथ साथ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, ये सब के सब कहाँ हैं? तो ये सब यूरोप के भाग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आर्कटिक वृत्त भी समझ गए हम यहीं पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नीचे। ग्रेट बियर के नीचे हमको एक झील और मिलती है। उस झील का नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेट स्लेव। क्या नाम है? ग्रेट स्लेव।
ये क्या कहाँ है, तो आर्कटिक वृत्त के नीचे स्थित है। उसके नीचे आएंगे तो मिलेगा क्या, अथाबास्का। क्या मिलेगा, अथाबास्का। ठीक है, एक एक झील की अपनी विशेषता है। जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के बाद हम आ गए ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव के बाद कहाँ गए, अथाबास्का। अथाबास्का की क्या विशेषता है, तो अगर बात करें अथाबास्का की, तो अथाबास्का में पाया जाता है यूरेनियम। यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। और ग्रेट स्लेव की क्या विशेषता है, तो ग्रेट स्लेव से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मैकेंजी। और ये ऐसे होकर के कुछ बहते बहे चली जाती है कहाँ, मैकेंजी की खाड़ी में। नदी का नाम क्या है, मैकेंजी। यह है मैकेंजी नदी। कहाँ से निकलती है, ग्रेट स्लेव से। जाती कहाँ है, कहाँ अपना मुहाना बनाती है, तो मुहाना बनाती है मैकेंजी की खाड़ी में। आपसे पूछा जाए मैकेंजी की खाड़ी किसका भाग है, तो आप बताइएगा कि यह ब्यूफोर्ट सागर का भाग है। ब्यूफोर्ट सागर किसका भाग है, तो आप बताइएगा यह आर्कटिक सागर का भाग है, आर्कटिक ओशन का भाग है। क्योंकि उत्तर में पूरा ऊपर क्या फैला है, आर्कटिक सागर फैला। इस तरीके से हम लोगों ने अभी 3 झीलों के बारे में जाना। ग्रेट बियर जहां से होकर गुजरती है आर्कटिक रेखा, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव की क्या विशेषता, यहीं से मैकेंजी नदी गुजरती है जो कि मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। और उसके नीचे अथाबास्का। अथाबास्का किसके लिए प्रसिद्ध है, हमने आपको बताया, यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन, यूरेनियम का उत्पादन। देखिए सब कुछ लिख करके बता पाना संभव नहीं है, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है नहीं यहाँ पर। हम बोलते रहेंगे, आप लिखते रहिए। और ऐसे पढ़ाई आपकी व्यर्थ है जब तक कि आप हमारे साथ मैपिंग करके ना पढ़ें। आप पेज पर लिखिए और लिखने के साथ साथ आप भी पूरा मैपिंग करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेज बर्बाद होगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप मैपिंग करते रहिए, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे हम पूरा रटे हैं वैसे ही आपको भी पूरा रट जाएगा, ठीक है। तो अथाबास्का, और अथाबास्का के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगी कौन सी झील, एक झील है उसका नाम है रेंडियर झील। कौन सी झील, रेंडियर झील। और रेंडियर झील के बाद जो महत्वपूर्ण झील है उसका नाम है विनिपेग झील। विनिपेग के बारे में आप लोग खूब सुने हैं, विनिपेग झील, ठीक है। कौन सी झील है, विनिपेग झील। विनिपेग झील से एक नदी निकलती है ऐसे कुछ इस तरीके से, और कहाँ चली जाती है, हडसन की खाड़ी में गिरती है। नाम क्या है, विनिपेग झील। विनिपेग झील से क्या निकलती है, जिस जो नदी निकलती है उसका नाम है नेल्सन नदी। क्या नाम है, नेल्सन, नेल्सन नदी। कहाँ मुहाना बनाती है, तो हडसन की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। निकलती कहाँ से है, तो हम लोग बताएंगे, यह निकलती है विनिपेग झील से निकलती है। विनिपेग को आप लोग जानते होंगे, दरअसल यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि इधर यूएसए है पूरा, इधर ये यूएसए है और इधर क्या है, इधर पूरा कनाडा है। तो कनाडा और यूएस को कौन सी रेखा अलग करती है, तो हम बताएंगे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों को अलग कर देती है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर पूरा एक शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है, जहाँ पर गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने के कारण यहाँ पर गेहूं की मंडी का विकास हुआ है, ठीक है। तो इसको गेहूं की, विश्व की गेहूं मंडी भी कहा जाता है। किसको, विनिपेग को विश्व की गेहूं मंडी लिख दे रहे हैं, विश्व की गेहूं मंडी, ठीक, विनिपेग को कहा जाता है विश्व की गेहूं मंडी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं और यहाँ तक की झीलें भी क्लियर हो गई हैं। अब मेन बात जो करना है, नीचे थोड़ा सा आएंगे यूएस में, तो ये यूएस में आएंगे तो यहाँ पर एक झील देखने को मिलेगी हमको कुछ इस तरीके से। यहाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम पड़ता है साल्ट लेक। क्या बोलते हैं इसको, साल्ट लेक बोलते हैं। हम इसको यहाँ लिखते हैं साल्ट लेक। साल्ट लेक की क्या विशेषता है, इसकी जो है
साल्टनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सभी झीलों में सबसे ज़्यादा साल्टनेस इसी साल्ट लेक की है। ठीक है, इसकी जो लवणता है, साल्टनेस है, वह 220 प्रति हजार है। प्रति हजार को कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये प्रति हजार है। साल्टनेस को ऐसे ही तो दिखाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका में साल्टनेस इसी की पाई जाती है, किसकी? साल्ट लेक की। ठीक है, ये विशेषता है। उसके बाद एक झील और बात कर लेते हैं इसी यूएस में, उसका नाम है मीड झील। क्या नाम है? मीड झील। यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, मीड झील। ठीक है, मीड झील एक मानव निर्मित झील है। मीड झील कैसी झील है? तो हम कहेंगे मानव निर्मित झील है यह। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मीड झील है, मां लिखा हुआ है। कैसी झील है? तो मानव निर्मित झील है। ये झील कैसे बनी है उसके बारे में जानिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्थित है क्या? कोलोराडो का पठार। कौन सा पठार? कोलोराडो का पठार। और इसी कोलोराडो से एक नदी निकलती है। ठीक है, उसका नाम क्या है? कोलोराडो नदी। क्या नाम है? कोलोराडो नदी। यहाँ लिख दे रहे हैं कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी पर दो बांध हैं, एक का नाम है हूबर बांध। क्या नाम है? हूबर बांध। और हूबर बांध के नीचे है एक बांध, उसका नाम है बोल्डर बांध। कौन सा बांध? बोल्डर बांध। और बांध के पीछे, जहां भी बांध बना होता है, आप देखिएगा चाहे भारत हो या कहीं भी हो, बांध के पीछे झील का निर्माण किया ही जाता है ना। तो ऐसे ही बांध के पीछे, जैसे एक है हूबर बांध और एक क्या है? बोल्डर बांध, इसके पीछे झील का निर्माण कर दिया गया है। इसका नाम क्या है? मीड झील, मानव निर्मित झील है। और यहीं पास में एक शहर स्थित है, इसका नाम है लास वेगास। क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, नाम है लास वेगास। तो आपसे अगर पूछा गया क्या कि साल्ट लेक का, सॉरी, आपसे अगर पूछा गया मीड झील का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बताइएगा कि मीड झील के नजदीक ही एक पठार है जिसका नाम है कोलोराडो का पठार। वहां से एक नदी निकलती है, कोलोराडो नदी, और उसी पर स्थित है दो बांध, एक का नाम है हूबर और एक का नाम है बोल्डर बांध। इसके पीछे स्थित है क्या? एक मानव निर्मित झील, मीड झील। और इसी मीड झील के नजदीक एक शहर है, उसका नाम है लास वेगास। एक महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए इसको जानना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक, हमने आपको बताया था कि इन क्षेत्रों में पाया जाता है क्या? प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी कैसा घास का मैदान है? तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रेयरी। प्रेयरी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। अलग अलग महाद्वीपों में शीतोष्ण घास के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? प्रेयरी नाम से जाना जाता है। यह प्रेयरी का जो मैदान है, यहाँ पर गेहूं, मक्का, गेहूं है, मक्का है, आदि की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए प्रेयरी को जाना जाता है। ठीक है, अभी इन सबको मैं इरेज कर दूंगा, अभी देखते जाइए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। मेन जिसके लिए आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है ग्रेट लेक्स। क्या नाम है? ग्रेट लेक्स। 5 महान झीलों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो कुछ यहाँ पर पड़ती है, पूरी तरीके से बॉर्डर पर पड़ती है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, आप जानते हैं सुपीरियर, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद इसी से लगा हुआ है क्या? ह्यूरॉन। और ह्यूरॉन से लगा हुआ है क्या? यहाँ पर देखिएगा एक झील कुछ इस तरीके से, और इसका नाम क्या है? मिशिगन झील। क्या नाम है? मिशिगन झील। मिशिगन के बगल में क्या है? इरी, और इरी के बगल में क्या पड़ता है? इसे ओंटारियो झील पड़ता है। पूरी तरीके से बॉर्डर पर है। आप घबराइएगा नहीं, अभी आपको ऐसे मौखिक बता रहा हूँ, अभी चित्र बना के पूरा वहाँ अलग से समझाऊंगा इन झीलों के बारे में, 5 के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लीजिए, हम संक्षेप में लिख रहे हैं। ये सुपीरियर है, सुपीरियर के बगल में क्या है? ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन, फिर इरी, फिर क्या है? ओंटारियो को ओ से दिखा दे रहे हैं, और सबसे नीचे क्या पड़ेगा? मिशिगन। क्या है? मिशिगन। ये 5 झीलों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं, 5 महान झीलें हैं। ठीक है, और इन्हीं 5 महान झीलों पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए इनका क्रम देखेंगे। पहले
हम इरेज करते जाएंगे क्योंकि जगह कम है इस वजह से, ठीक है। आइए अब इन झीलों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले पड़ती है इसका नाम है सुपीरियर। सुपीरियर को विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहा जाता है। वैसे क्षेत्रफल के हिसाब में देखा जाए सुपीरियर को तो विश्व में सबसे बड़ी के क्रम में देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो दूसरी बड़ी झील है, क्योंकि पहली कौन सी है, कैस्पियन सागर है। लेकिन जब ताजे पानी के मामले में, फ्रेश वाटर के मामले में बात किया जाए तो ताजे पानी में सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। हम यहाँ एक बार चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके आपको लिख करके सारा सब कुछ समझाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बना रहे हैं किसके बारे में, ये है सुपीरियर झील। क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर के बाद क्या है, ये ह्यूरॉन है, ठीक है। इधर नीचे क्या लगा हुआ है, मिशिगन। फिर क्या है इसमें, इरी। इरी के बाद क्या लगा हुआ है, ओंटारियो। इस तरीके से पांचों झीलें हैं सुपीरियर। और सुपीरियर के बाद क्या पड़ेगा, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, इधर क्या है, मिशिगन। 5 महान झीलें। अब जैसे क्रम पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्या है, पहले हम बताएंगे सुपीरियर। कौन है, सुपीरियर। फिर पड़ेगा ह्यूरॉन। क्या पड़ेगा, ह्यूरॉन। और ह्यूरॉन के बाद क्या है, मिशिगन। मिशिगन के बाद क्या है, इरी। और इरी के बाद क्या पड़ेगा, ओंटारियो। इस तरीके से क्षेत्रफल के आधार पर 5 महान झीलें जो हैं व्यवस्थित होती हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे, सुपीरियर, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर इरी, उसके बाद ओंटारियो। लेकिन अगर पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखा जाए, जैसे डायरेक्शन पूछ लिया कि इनकी डायरेक्शन बताइए, तो हम बताएंगे पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व दिशा, क्योंकि दिशा उषा और क्षेत्रफल यही सब तो आपके एग्जाम में पूछता है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सबसे पहले सुपीरियर के बारे में। सबसे पहले क्या पड़ेगा, देखेंगे सुपीरियर है। और सुपीरियर के बाद फिर क्या बताएंगे, मिशिगन। क्या बताएंगे, मिशिगन। मिशिगन के बाद फिर बताइएगा ह्यूरॉन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। इस तरीके से सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, उसके बाद इरी, तब ओंटारियो, ठीक है। इस तरीके से पश्चिम से पूर्व के क्रम में है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए मिशिगन जो है, ठीक है, मिशिगन जो है ध्यान पूर्वक समझिएगा। मिशिगन के बारे में जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ देखिए ये सब पूरा कहाँ है, बॉर्डर पर है। मिशिगन बॉर्डर पे नहीं है, ये चारों झीलें पूरी तरीके से बॉर्डर पर हैं, यानी कि कुछ भाग कनाडा में, कुछ भाग अमेरिका में। किसका, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो का। लेकिन जो मिशिगन है, मिशिगन पूर्णतः बॉर्डर से हट करके है, अर्थात यूएस में पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसी में किसके बारे में, सुपीरियर के बारे में। देखिए सुनिएगा, पहले एक झील सुपीरियर आपको बता देते हैं। सुपीरियर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील, ठीक। कौन सी झील है, सुपीरियर झील है। और विश्व की अगर सबसे बड़ी की बात किया जाए, विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के मामले में, यहाँ ताजे पानी वगैरह नहीं कहा जा रहा, तो पहला हो जाएगा क्या, कैस्पियन। कैस्पियन सागर के बाद दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, तो हम बताएंगे सुपीरियर, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद आपको बता दें कि जो सुपीरियर झील है, इसके चारों तरफ जो है वो लौह उत्पादन, क्या पाया जाता है, लौह उत्पादन पाया जाता है, ठीक है। दरअसल यहाँ पर आयरन का भंडार है चारों तरफ, तो आयरन के भंडार होने की वजह से यहाँ लौह उद्योग विकसित कर दिया गया है। क्या विकसित कर दिया गया है, लौह उद्योग पूरी तरीके से विकसित किया गया। ध्यानपूर्वक समझिएगा हमारी बात को, ठीक है। तो यहाँ जब देखते हैं हम लोग, तो आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पर लौह उद्योग का विकास हुआ है, तो हम बताएंगे हाँ, यहाँ पर लौह उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है। और इसी के पास में एक शहर है डुलुथ। क्या है, डुलुथ शहर। डुलुथ भी जो है, सुनिएगा, डुलुथ में क्या है, इसको विश्व की आटा चक्की और लौह उद्योग का विकास तो हुआ ही है। क्या, लौह उद्योग का विकास हुआ है और विश्व की आटा चक्की कहा जाता है। क्या, विश्व की आटा चक्की। सवाल है कि क्यों आटा चक्की क्यों कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे इसलिए आटा चक्की कहा जाता है क्योंकि यहाँ विनिपेग से इसका संबंध है। इसी के पास में विनिपेग है,
ठीक है ना। अब और साथ ही साथ क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से जो है गेहूं की खेती होने की वजह से आसानी से यहाँ पर जो है उद्योग वगैरह विकसित किया गया, गेहूं की पिसाई वगैरह होती है, इस वजह से इसको जो है आटा चक्की भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये डुलुथ है, डुलुथ कुछ यहाँ पर पड़ता है सुपीरियर में देखेंगे तो। अब यहाँ होने की वजह से क्या है, आसानी से आप देखें इधर से होते भाई यहाँ तक पूरा आ सकते हैं, ठीक है। डुलुथ एक पोर्ट है, इस पोर्ट के माध्यम से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, चाहे जहाँ जाएं, बड़े बड़े महानगरों में जाया जा सकता है। ये पोर्ट शहर है, ठीक, जो सुपीरियर के तट पर स्थित है। इस तरीके से आप सुपीरियर के बारे में समझ गए होंगे, ठीक। सुपीरियर के बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, ह्यूरॉन के बारे में। देखिएगा जगह कम है तो हमको बार बार इरेज करना पड़ेगा। लेकिन समझने में कोई कमी नहीं रहेगी, समझने समझाने के मामले में एकदम बेस्ट तरीके से, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, यूपीएससी की, तो भी आप कर ले जाएंगे। आप अगर वनडे की तैयारी कर रहे हैं तब तो एकदम भरा पड़ा रहेगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन ध्यान लगा के पढ़ेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। हम अपना जी जान लगाए हैं आपको समझाने में, अब आप कितना ईमानदारी दिखा रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। निःशुल्क तरीके जो पढ़ा रहा है इसी का 20-20 हज़ार रुपया लिया जाता है पढ़ाने का, लेकिन आज एकदम फ्री में सारा सब कुछ दे रहा हूँ। अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि हमारे पास अच्छे टीचर नहीं थे इसलिए हम जियोग्राफी नहीं सीख पाए, ठीक है। आपको जियोग्राफी इतना बेहतर पढ़ा रहे हैं कि अमेरिका में रह करके कोई आदमी इतना अच्छा नहीं जानता होगा जितना आप अपने घर में बैठ करके सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना समय और पेज पेन बर्बाद करना होगा। और मेरे ख्याल से अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो इतना तो कर ही ले जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं अपना बर्बाद कर रहा हूँ, यहाँ देख रहे हैं ना सब कुछ। आइए देखते हैं सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यहाँ है सुपीरियर, देखिएगा सुपीरियर, सुपीरियर के बगल में क्या है, इधर है ह्यूरॉन। दोनों के बीच में कुछ कहानी है इसीलिए ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ बीच में एक नहर है, देखिएगा सुपीरियर, ह्यूरॉन दोनों के बीच में एक नहर है, इसका नाम है सू नहर। सू नहर ही तो दोनों को जोड़ती है। अब आपसे पूछा जाएगा सू नहर किन दो झीलों के मध्य है, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य है। खास बात यहाँ ह्यूरॉन की है, यहाँ पर जो है ह्यूरॉन के नजदीक साल्ट सेंट मैरी पोर्ट पड़ता है। क्या नाम है, साल्ट सेंट मैरी। ये क्या है, एक तरीके से पोर्ट है, बंदरगाह है, पोर्ट, ठीक है। अब बहुत बड़ा बंदरगाह है तो यहाँ से यातायात वगैरह सुलभ होता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। और इसी के पास में एक खान है, उसका नाम है सडबरी। अब आपको याद आ रहा होगा सडबरी खान, थोड़ा सा भी अगर आप कहीं पढ़े होंगे उत्तरी अमेरिका तो सडबरी खान जरूर पढ़ा जाता है। ये ह्यूरॉन के तट पर है, ठीक है, ह्यूरॉन से लगा हुआ है। सडबरी खान क्यों जाना जाता है, तो ये जाना जाता है निकिल और कॉपर के लिए। किसके लिए, निकिल और किसके लिए, कॉपर के लिए। इस तरीके से है ये, ठीक। तो ये हुआ सुपीरियर और ह्यूरॉन के बारे में, जिनको जोड़ कौन रहा है, सू नहर, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे सुपीरियर ह्यूरॉन, ये दोनों किससे जुड़े हैं बीच में, यहीं पर पाया जाता है क्या, सू नहर, ठीक है, सू नहर। यहाँ पर क्या है, डुलुथ है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या बताए हैं, साल्ट सेंट मैरी, और यहाँ क्या बताएं उसके बगल में, सडबरी खान, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं मिशिगन के बारे में। किसके बारे में, मिशिगन, इधर लिख दे रहे हैं हम, मिशिगन। जितनी खास बातें वो सब आपको बता ही दी जाएंगी, वो छूटेगा नहीं, ठीक है ना। मिशिगन के तट पर क्या है कि यहाँ पर पाया जाता है एक शहर, उसका नाम है मिलवाकी। क्या नाम है, मिलवाकी। और एक शहर यहाँ पर और स्थित है, उसका नाम है शिकागो। याद आया, आपको याद आया होगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वाली बात याद आई होगी ना, हमारे महान दार्शनिक, ठीक है। यहीं पर है क्या, मांस प्रसंस्करण, ठीक है, क्या है, मांस प्रसंस्करण। शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद गए थे और बोलना शुरू कर दिए थे तो लोग इनके फैन हो गए थे। वहाँ से कुछ लोग चले आए थे इनके साथ, वहाँ की मीडिया वगैरह सब जो है जबरदस्त तरीके से तारीफ करने लगी थी, इंडिया के बॉस हैं ये सब, ठीक है, समझिए।
इनके बारे में जब विवेकानंद की जब बात की जाती है तो हमारे देश को लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं तो काफ़ी कुछ इसमें बताते। मिल्वाकी में क्या है, लौह इस्पात यहाँ कारखाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में आपको बताया। शिकागो जो है, जानते हैं शिकागो की विशेषता क्या है, यह बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है, बहुत बड़ा रेलवे टर्मिनल है, रेलवे टर्मिनल। अब देखिएगा, यहाँ कहीं है जो है मिशिगन में जो है क्या पड़ता है, तो शिकागो पड़ रहा है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, यहाँ से आसानी से कहीं भी जो है हो करके इधर से होते हुए इधर इधर प्रमुख शहर हैं जितने, सब यहाँ पर आया जाया जा सकता है रेलवे के माध्यम से। रेलवे टर्मिनल स्थित है। ठीक है, चारों दिशाओं के लिए यहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसलिए यातायात के मामले में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। शिकागो और मिल्वाकी, यहाँ जो ये दोनों हैं, खूब बहुत ज़्यादा यहाँ पर औजार बनाए जाते हैं लोहे के। तो इन दोनों के बीच की जो पट्टी है ना, शिकागो के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ इधर बता रहे हैं शिकागो और किसके बारे में, मिल्वाकी के बीच में पूरी जो पट्टी है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है औजार पट्टी। क्या बोलते हैं, पूरा औजार पट्टी कहा जाता है इनको। खूब यहाँ पर लोहे के औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, अंतिम 2 झीलें बची हैं, उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं बिना घबराए। इरेज कर दिए हैं इधर। अब देखिएगा, अगली झीलें एरी और ओंटारियो, मात्र 2 झीलें बची। क्या, एरी और ओंटारियो। एरी और ओंटारियो के बारे में आप एक चीज तो हमेशा ही सुनते होंगे, क्या, नियाग्रा बांध, जो आयतन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा बांध है, एरी और ओंटारियो के बीच में ही तो स्थित है। आइए देख लेते हैं एरी के बारे में। ठीक है, एरी के बारे में जब बात करते हैं तो हम बताएंगे सबसे पहले एरी के जो तट पर है एक शहर स्थित है, उसका नाम है डेट्राइट। ये सब एग्जाम में आया है। डेट्राइट, डेट्राइट क्यों पॉपुलर है, ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। यहाँ पर कार बनती है, समझ रहे हैं, जितनी भी वीआईपी कार वगैरह होती है उसकी इंडस्ट्री है यहाँ पर। दुनिया में पॉपुलर है ये डेट्राइट इसके लिए। और यहीं पर एरी के किनारे एक और शहर है, उसका नाम है बफेलो शहर। क्या नाम है, बफेलो शहर। बफेलो शहर क्यों जाना जाता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जो है मांस के लिए जाना जाता है। बात समझ आई। इस तरीके से और जान लेते हैं कि जैसे ये एरी है और इधर देख लेते हैं ये ओंटारियो है, तो एरी और ओंटारियो के बीच में एक नहर है गुजरती है। ठीक है, इस नहर का नाम है वेलैंड। क्या नाम है, वेलैंड नहर। क्या नाम है, वेलैंड नहर इनको जोड़ती है एरी और क्या, ओंटारियो के बीच में। और यहीं पर एक झरना है, वाटरफॉल है, जिसका नाम क्या है, नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जल प्रपात। जब पूछा जाए तो आप बताइए कि विश्व का सबसे ज्यादा आयतन वाला, कैसा, विश्व का सबसे ज्यादा आयतन वाला है। वॉल्यूम के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा यही है। तो एरी और ओंटारियो के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक नहर वेलैंड, और यहीं पर क्या स्थित है, एरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जल प्रपात। अब आज की अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओंटारियो। क्या पढ़ेंगे, ओंटारियो झील के बारे में। सब लिखते जाइएगा कॉपी पर, बहुत टफ चीजें नहीं है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओंटारियो के बारे में। जब कल आपको पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में तो आपको बताए थे किसके बारे में, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। अभी उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या नाम है, ओंटारियो। ओंटारियो झील सबसे लास्ट वाली झील है, छोटी झील है सबसे। ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है ओंटारियो झील। यहाँ का क्या खास विशेषता, यहाँ के 3 शहर हैं जो पॉपुलर हैं। एक का नाम है हैमिल्टन, यहाँ जब आएंगे ना तो किनारे 3 शहर लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, एक का नाम है हैमिल्टन, एक का नाम है किंगस्टन। क्या नाम है, किंगस्टन। नाम थोड़ा अजीब रहेगा, घबराना नहीं है। तीसरा है टोरंटो। टोरंटो आप सब जानते हैं,
कनाडा में बहुत ही पॉपुलर है, टोरंटो सबसे बड़ा शहर है वहाँ का प्रांत है, तो आप आसानी से इसको जानते हैं। तो हैमिल्टन क्यों जाना जाता है? यहाँ पर लौह उद्योग है, लौह उद्योग विकसित है बहुत ज्यादा, और यहाँ भी लौह उद्योग होता है, लेकिन यहाँ कैसा लौह उद्योग होता है? रेल कारखाना है, यहाँ पर रेल का काम होता है। और जब टोरंटो पूछा जाए तो एक बड़ा शहर है, इसलिए जाना जाता है। किससे संबंधित है? ओंटारियो झील से संबंधित है। ओंटारियो झील से आपको बताए थे कि एक नदी निकलती है जो सीधा ऐसे गिर जाती है, कहाँ? इधर आकर के न्यू फाउंडलैंड के पास गिरती है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी। बताए थे? बताए थे, आप भूल गए होंगे। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? तो ओंटारियो झील से निकलती है, ठीक है। कहाँ गिरती है? न्यू फाउंडलैंड के पास, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी चर्चा कर लिया है। अब इसी सेंट लॉरेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंट लॉरेंस जब बहती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे बहते बहे, ठीक है। जानते हैं ये जब गिरती है अटलांटिक महासागर में, तो उसके पहले अपने मुहाना चौड़ा करती चली जाती है, तो वहीं एक द्वीप का निर्माण करती है बीच में, ठीक है। ऐसे ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम है मॉन्ट्रियल। कहाँ स्थित है? कनाडा में। नाम क्या है? मॉन्ट्रियल द्वीप। ये द्वीप है, किस नदी पर है? तो हम लोग बताएंगे कहाँ? सेंट लॉरेंस, ठीक है। कहाँ स्थित है? सेंट लॉरेंस पर। तो आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शहर जो द्वीप पर स्थित है, ठीक है, तो आप बताएंगे मॉन्ट्रियल। किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे यह कनाडा से संबंधित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शहर जो कि द्वीप पर स्थित हो। जब जिला की बात किया जाए तो आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली, है ना, जिस पर स्थित है जोरहाट जिला भारत में, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बात कर लिया आज किसके बारे में? सारी जितनी महत्वपूर्ण झीलें थी उन झीलों के बारे में बात कर लिया, कुछ भी नहीं छूटा है। आप देखिएगा भारत में जितने परीक्षाएं हुई हैं, संपन्न हुई है आज तक, ठीक है, आप देखिएगा उन सभी में ये सब पूछा गया। आईएएस से लेकर के आप एसएससी तक चले जाइए, आप देखिएगा इन सब टॉपिक से पूछा था। एकदम हॉट टॉपिक है, अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास थी, ठीक है। आप बराबर हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे बिना किसी बकवास के। सीधी बात, नो बकवास, और सीधा लेक्चर आप देखते रहिए। एक एक महत्वपूर्ण बातें सब बताएंगे। दुनिया क्या कहती है उसको ध्यान मत दीजिएगा, बस आप हमको कमेंट करके बताते रहिएगा कि हाँ सर और ऐसे सुधार करिए, सर आवाज़ में गड़बड़ी है, सर थोड़ा सा और जैसे ब्राइटनेस कम है या फिर आवाज़ की दिक्कत है, तो इस तरीके से जो भी दिक्कत रहे वो बता दिया करिए। लेक्चर स्लो करिए या बहुत और थोड़ा तेज पढ़ाइए, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहा करिए, बताते रहा करिए। बाकी आपको किताब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही किताब हैं, हम सब आपको बता देंगे, ठीक है। आप देखते रहेंगे कि हमको सब एकदम दिमाग में भरा हुआ है, सारी चीज़ें, सब एक एक चीज़ आपको बता देंगे, ठीक। आज इतना ही रहने देते हैं, आप सबसे बहुत जल्दी दोबारा भी मिलते हैं। थैंक यू।